अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ द वन एंड ओनली डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने ज्वाइन किया है बहुत अरसे बाद। लेकिन कमेंट्स तो हमें रोज आते थे कि डॉक्टर अभिषेक कहाँ चले गए हैं। आपके चैनल पर हम उनके रिव्यूज का वेट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और अभिषेक मिश्रा जी का अपना भी यूट्यूब चैनल है, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। निम्रा जी, हाउ हैव यू बीन? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। टॉपिक ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा डंका बज रहा है पाकिस्तान में। लेकिन एक खबर ये आई है कि अगर भारत की बात करें तो लगभग 67.2% वहां की औरतें यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी से बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या कहेंगे आप? जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखिए ऐसा है कि जब आप एक ऐसी मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टीलिंगुअल और मल्टी डिमेंशनल सोसाइटी हो जैसा कि इंडिया है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लॉज वो समान हो सबके लिए। वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो बनाया ही इसलिए जाता है कि किसी सोसाइटी में, किसी समाज में यदि किसी कारणवश प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, रिफॉर्म नहीं हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एज अ टूल वहां पे आके उनमें उन रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करें। इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब यदि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, मान लीजिए कोई ऐसा देश है वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो, तो क्वेश्चन होगा वो कैसे रूल, कौन उनके लिए लॉ बनाएगा, कौन उनके लिए जजमेंट लिखेगा, कौन उनके लिए एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, कौन होगा वहां पे? तो ऐसी सभाओं में, ऐसे सोसाइटीज में नॉर्मली रिलीजियस बुक होती है, ठीक है ना? तो वो अपने रिलीजियस बुक से गवर्न होती है वो सोसाइटियां। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी बनते हो तो फिर कंडीशन ये हो जाती है कि रिलीजियस बुक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक के नीचे आ जाती है। जैसे हमारे यहाँ देखिए, वेदों में जो हमारी विवाह है वो वैदिक विवाह होता है। हमारे यहाँ विवाह को स्त्री और पुरुष को ह्यूमैनिटी का आधा आधा माना गया है, और ये कहा गया कि जब स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं तो ये एक ह्यूमैनिटी का मतलब समझिए संस्कार है। इट्स नॉट जस्ट अ नॉर्मल फिनोमिना, इट्स अ बिग थिंग। इसलिए इंडिया में शादियां 6-6, 7-7 दिन तक बकायदा सेलिब्रेशन होता है। हल्दी हो रही है तो संगीत हो रहा है, तो फिर पता नहीं 50 जो रस्में होती हैं। इट्स अ बिग थिंग, इट्स नॉट जस्ट कि आप यूं कंक्लूड कर दीजिए, इट्स अ बिग बिग सेलिब्रेशन। तो अब हमारे यहाँ जो वैदिक विवाह था उसमें विवाह का मतलब था कि एक बार पुरुष और स्त्री के बीच में यदि एक संबंध स्थापित हो जाता वैवाहिक, जिसको हम पारिणय संस्कार कहते हैं, फिर वो टूट नहीं सकता। न स्त्री अपने उससे पीछे हट सकती है, न पुरुष। दोनों बराबर के उसमें हिस्सेदार हैं और उनके विवाह को अब विच्छेद नहीं किया जा सकता, उसको डिवोर्स नहीं दिया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था कि दुल्हन की वो आती है वो डोली और अर्थी जाती है, ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट था। तो उसी तरीके से 1956 में हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे यहाँ जब पार्लियामेंट बनी तो पार्लियामेंट ने हमारे वैदिक विवाह को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हम हमारी पुरुषों को और नारियों को दोनों को ये अधिकार देते हैं कि यदि किसी कारणवश वो ऐसे विवाह में फंस गई हैं जो विवाह उनके लिए ठीक नहीं है, तो वह विवाह से विच्छेदन ले सकती हैं, विवाह से दूर हो सकती हैं। जिसको कहा गया हिंदू मैरिजेस एक्ट में सेक्शन 13 का एप्लीकेशन। उसमें क्या किया गया, औरत के लिए यानी स्त्री के लिए और पुरुष के लिए कुछ ग्राउंड्स दिए गए, उन्हीं ग्राउंड्स पे तलाक मिल सकता है। ग्राउंड्स नहीं है तो तलाक नहीं मिलेगा। स्त्री को ज्यादा ग्राउंड दिए गए हैं, पुरुषों को कम ग्राउंड्स दिए गए हैं कि इन इन वजहों से ही तलाक आपको मिल सकता है, यदि नहीं है तो फिर वह विवाह विच्छेदन नहीं हो सकता। अब हम ये कहते हैं भाई हमारा लॉ वेदों से हमारी अखंड परंपरा चली आ रही है और तोड़ दिया, और पार्लियामेंट ये और वो, हमें नहीं चाहिए सिविल कोड, हमें जो है वो हमारा शरिया यानी हमारा वैदिक लॉ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है वो सिर्फ हिंदू पे नहीं रखता, क्योंकि आप लोग मानने को तो तैयार नहीं होती है, लेकिन सुन लीजिए हिंदू की डेफिनेशन हिंदू मैरिजेस एक्ट के अनुसार, हिंदू का मतलब सिख, हिंदू का मतलब बौद्ध,
हिंदू का मतलब जैन, और हिंदू का मतलब जो नॉर्मली जो वर्ण व्यवस्था वाले सिस्टम को सनातनी हिंदू है वो। यानी हिंदू कोई एक रिलीजन के रूप में नहीं देखा गया। हिंदू एक सभ्यता की सभ्यता में लोकल लोग जो रहते थे उनके कई पंथ उन्होंने अपने आप में रिफॉर्म किया और उस वो नए सिस्टम से रहने लगे। लेकिन उनको सबको 1956 में जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार कह रही है ये सब हिंदू हैं। कौन हिंदू है? मैं रिपीट करता हूं आपको, हिंदू का मतलब हिंदू मैरिजेस एक्ट में, और यही चीज आपको आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलेगी। हिंदू का मतलब सिख, हिंदू का मतलब जैन, हिंदू का मतलब बुद्ध, हिंदू का मतलब सनातनी वर्ण व्यवस्था को मानने, वैदिक व्यवस्था को मानने वाले हिंदू खुद भी। ठीक है ना? अब उसमें 3 लोगों को हट नहीं इंक्लूड किया हिंदू की डेफिनेशन में। क्रिश्चियंस को नहीं इंक्लूड किया, मुस्लिम्स को नहीं इंक्लूड किया, और पारसियों को इंक्लूड नहीं किया। हमारे यहाँ जो माइक्रो माइनॉरिटी है वो है पारसी बेचारे, वो बहुत कम रह गए हैं हमारे यहाँ। आपको शायद नहीं पता होगा कि आप लोग को हमारे यहाँ एंटी माइनॉरिटी प्रचार करने में आप बिजी रहते हैं। हमारे यहाँ पारसियों को सरकार पैसे देती है कि बच्चे पैदा करो फॉर गॉड सेक, जबकि हमारे यहाँ बाकी लोगों को सरकार कहती है कि बच्चे कम करो। पारसी कम्युनिटी को बच्चे पैदा होने पे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम उनका पालन पोषण सबका खर्चा उठाएंगे। आप सोचिए अगर हम लोग एंटी माइनॉरिटी होते तो पारसियों को हम क्यों देते ये प्रोटेक्शन? सो पॉइंट ये है कि अब जब ये इंडिया ने 1947 में ये भी एक्सपीरियंस किया कि हमें हमारे ही लोगों ने हमसे कहा कि हम आप में से नहीं है, हमें अलग रहना है। और वो क्यों हम आप में से नहीं है? क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो आपसे अलग। कल्चर तो हमारा कोई आपसे अलग नहीं था। भाषा आप भी वही बोलते हो जो हम बोलते हैं, समझते आप भी वही हो जो हम भी बोलते हैं, खाना भी आप वही खाते हो जो हम खाते हैं, उसमें मसाला वही डालते हो, उसमें मसाले की जगह आपको ये हो गया है बड़े का मीट डाल दो खाली एडिशनल। लेकिन खाने का जो जो प्रिपरेशन होगा वही तेल, वही अदरक लहसुन का पेस्ट, वही मिर्चा टमाटर, वही सब कुछ जाने आया मसाला सब्जी वाला। आप शान का खरीद रहे हो, हम MDH का खरीद रहे हैं, लेकिन है कंटेंट उसका सेम टू सेम। तो पॉइंट ये कि इंडिया टूट गया था एक बार इस आधार पे कि हमारा रिलीजन जो बाहर से जब लोग आए उन्होंने उस रिलीजन को एक्सेप्ट किया तो उसके लॉज को भी एक्सेप्ट किया, और वो कहते हैं कि हम उसी लॉज पे चलने के लिए हमें अलग देश चाहिए। हालांकि आपने अपने लोगों के साथ फ्रॉड किया, आपने उनको वो लॉ नहीं दिए जिसके लिए आपने पाकिस्तान को बनवाया था। पाकिस्तान बना था एक इस्लामिक रिपब्लिक पर, एक इस्लामिक जो एक इस्लामिक क्या कह लें उसको किंगडम या जो भी था, इस्लामिक पाकिस्तान बनने के लिए। लेकिन आपने नहीं किया, आपने अपने लोगों को धोखा दिया, आपने उनको पार्लियामेंट दे दिया, आपने उनको डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ देने की कोशिश की, इलेक्शन देने की कोशिश की, फ्रॉड किया आपने अपने लोगों के साथ। और मैं चाहता हूं कि वो फ्रॉड खत्म हो और पाकिस्तान के जो हमारे भाई बहन हैं उनको शरई लॉ दिया जाए। टीटीपी का जो टीटीपी या जो तालिबान जिस तरीके का शासन चला रही है वो शासन पाकिस्तान में तुरंत लगना चाहिए, क्योंकि वो है असली इस्लामिक लॉ, वो है जो पाकिस्तान जिसके लिए भारत से उन्होंने अपने आप को अलग किया था। और नहीं मिलना, मेरा दिल रोता है आप लोगों के लिए कि आपको शरिया लॉ नहीं मिल रहा है, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। ये तो धोखा है। अगर यही करना था तो भारत में ही रह जाते भाई। तो हमारा अब ये हमारे लोगों को ये वादा था कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें लिख दिया था आर्टिकल 44 में कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। अच्छा, सिविल कोड उसको कहना गलत है, ये भी जान लीजिए, वो बेसिकली यूनिफॉर्म फैमिली कोड है। भारत में सारे जो लोग हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी फॉलो करते हैं। सिविल जब आप लॉ की स्टूडेंट बनेंगी तो आपको ये पता चलेगा, जब लॉयर हम लोग होते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है लीगल सिस्टम 2 तरीके के होते हैं मेनली, मोटा मोटी ट्रेडिशनल सेंस में अब तो बहुत हो गया है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ वो व्यवस्था होती है जिसमें यदि कोई आदमी लॉ को तोड़े तो उसको सजा मिलती है। सजा मतलब पनिशमेंट, जेल मिल जाएगी उसको, फाइन मिल जाएगा उसको, उसको फांसी की सजा, सजाए मौत मिल जाएगी। ये जिन चीजों में, जिन लॉ को तोड़ने पे आपको ये कुछ मिले, यानी कि आपको फांसी हो जाए, आपको पनिशमेंट यानी जेल जाना पड़े और आपको यानी बहुत लंबा फाइन देना पड़े, इन व्यवस्थाओं को क्रिमिनल लॉ व्यवस्था कहा गया। सिविल लॉ मतलब कि जब आप लॉ तोड़े तो आपको जेल नहीं होगी, फांसी की सजा नहीं होगी, आपको कोई फाइन नहीं होगा, बल्कि डैमेजेस होगा। तो वो व्यवस्था को सिविल लॉ कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे टॉर्ट्स है, टॉर्ट्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबके लिए सेम है। तो आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अंडर में आते हैं। मुस्लिम जो है हमारे, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बाय द वे आपका भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही है जो मेरा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, 1872 का एक्ट है जो अंग्रेजों ने बनाया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा। वही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ चलता है, वही लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको लगता है, ये भी सिविल लॉ है। सो ऑलरेडी हिंदुस्तान का मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल लॉ के अंतर्गत रहता है। अब जिसको आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ कह रही हैं वो बेसिकली है यूनिफॉर्म, जिसको लेकर डिस्प्यूट है वो है यूनिफॉर्म फैमिली लॉ।
यानी परिवार का मत। और फैमिली लॉ के अंदर में क्या आता है, 5 चीजें आती हैं, 4 चीजें, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन। ये चीजों का मसला जो है, इनको हम फैमिली लॉ कहते हैं। यानी कि कोई एक औरत है, उसका पति मर गया है, अब उसने शादी नहीं की है, तो उसके जो संपत्ति है वो कहाँ जाएगा, उसका कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है। एक आदमी है, वो अपने परिवार से दुखी है, सब मुसलमानों के लिए बात बता रहा हूँ। अब वो दुखी है, वो उसके बच्चे उसकी सेवा नहीं करते, अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहता है, कहाँ डोनेट करे, वक्फ का कॉन्सेप्ट। तो पॉइंट ये है कि फैमिली लॉ जो है, उसमें अगर आप लोगों को समान नहीं रखेंगे तो होगा क्या कि कुछ जो बेचारे लॉज हैं वो इतने आर्कियाइक हैं, इतने पुराने हैं कि वो लॉ महिलाओं के साथ जेंडर जो जस्टिस नहीं करेंगे, वो विमेन एंड चिल्ड्रन के राइट्स का वायलेशन करते हैं। जैसे अब अगर आप रिलीजियस लॉ से चलेंगे तो आप तो बच्ची जो लड़की है उसका अगर प्यूबर्टी आ जाती है उसको, यानी कि वो अपने पीरियड्स को अटेंड कर लेती है, तो आप शादी के लायक बना देते हो। लेकिन साइंस कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, उसको और टाइम चाहिए मैच्योर होने के लिए, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, उसकी हड्डियों में और भी दम चाहिए, तो और बड़ी हो जाए, ग्रो अप हो जाए, 18-20 साल के हो जाए, देन परहैप्स इज द राइट टाइम टू एज। तो अब यहाँ पे आप फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हो, ये चिल्ड्रन राइट का वॉल्यूशन है, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्ची है 12 साल की, उसके अगर पीरियड्स आ गए, वो प्यूबर्टी को अटेंड कर लिया उसने, तो फिर अब ये कि 12 साल की बच्ची की शादी हो जाएगी, तो वो 13-14 साल में मां बनेगी, उसकी कैजुअलिटी कितनी होगी, ठीक है ना। दूसरा कि आप शादी क्लोज रिलेटिव में कर देते हैं, सगे मामा भांजा है या सगे रिलेटिव्स हैं, मौसी का लड़का है, चाची का लड़का है, शादियां हो रही हैं, उससे क्या होता है कि जेनेटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में, बच्चे लो इंटेलिजेंस के आते हैं और तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब को दूर करने के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं के लिए, बाल अधिकार के लिए फैमिली लॉ का यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सरकार यूनिफॉर्म फैमिली लॉ इसको कहना चाहिए वो ला रही है। यूनिफॉर्म सिविल लॉ इंडिया में ऑलरेडी लागू है, जिसको आप कहती हैं यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यूनिफॉर्म टॉर्ट्स लॉ, यूनिफॉर्म बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मुसलमान तो जो कहेगा हम वो नहीं लेंगे, क्या नाम है, सूद, लेकिन वो बैंक सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमारे यहाँ, उस इस्लामिक बैंक तो नहीं चलता हमारे यहाँ, तो वो उस बैंक में उसकी सैलरी खुलती है, उसको उसका इंटरेस्ट भी मिलता है, वो सब ले रहा है, वो उसी में डिपॉजिट भी करता है, सारी चीजें वो बैंकिंग की सुविधा ले रहा है। बैंक का मैटर एक सिविल मैटर है, लेकिन वो यूनिफॉर्म बैंकिंग लॉ के अंडर में रह रहा है, यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में रह रहा है। सो ये जो सिविल कोड है निम्रा जी, ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली लॉ के मैटर्स है। आई होप कि ये लंबा चौड़ा आंसर आपको काफी चीजें समझा गया होगा। जी बोले। आपने बोला है कि यूनिफॉर्म फैमिली कोड है, सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट जो है, या सबसे ज्यादा ये असरअंदाज हो रहा है वो मुस्लिम्स पर हो रहा है, तो क्या ये वाकई पूरे भारत को इक्वल करने के लिए, हर सिटीजन को इक्वल राइट्स देने के लिए है, या फिर ये मुसलमानों को दबाने के लिए है? नहीं, ये आपका, ये सबसे ज्यादा असरअंदाज किसको कर रहा है, ये किसी मुसलमान और इसके लिए नहीं लाया गया। मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। मुसलमान कह रहा है कि हम शरिया लॉ चाहते हैं, वो चाहता है कि हम शरई लॉ से गवर्न हो। तो भाई शरिया लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में नहीं मिल सकता, फिर आपको इस्लामिक सोसाइटी में जाना पड़ेगा। हमारी मजबूरी समझिए, हम नहीं दे सकते उसको शरिया लॉ। क्यों? क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हो। आप पाकिस्तान में जाए ले लें, आप अफगानिस्तान में ले लें, लेकिन भारत में अगर आप संविधान में मानते हो और आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रहते हो, तो बिना बिना पार्लियामेंट्री लॉ के द्वारा बनाए गए लॉ के आप रह ही नहीं सकते। और आर्टिकल 44 हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जब बना उस समय ही डाल दिया गया था। तो मुसलमान जो हैं, अब उनको ये डिसाइड करना है कि क्या वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से अपना विरोध जता रहे हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी रिलीजियस किताब में से पॉलिटिकल पावर निकाल करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति आती है। वरना कोई भी कहते हम कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जूती पे। हमारे यहां ऐसा नहीं होता। अब जैसे आप देख लें, मुसलमान अपनी शरिया में 4 शादी कर सकता है, या 4 से ज्यादा भी कर सकता है, क्योंकि जो वर्ष है वो है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, तो उसकी मल्टी इंटरप्रिटेशन कोई कैसे करे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हिंदुस्तान में पॉलीगमी होती थी। कंसेप्ट तो एक ही था कि एक ही बार शादी करो, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज करके पॉलीगमी प्रैक्टिस हिंदुस्तान में भी होती थी। हिंदुस्तान में लॉ आया, हिंदू मोनोगमस एक्ट, और कहा गया कि कोई हिंदू, अब हिंदू भी प्रैक्टिस करते थे ये पॉलीगमी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान करते थे। तो हिंदुओं के लिए लॉ आया, और हिंदू का मतलब कौन? सिख, जैन, बुद्ध, सब।
हिंदुओं को कहा गया अब अगर तुमने एक से ज्यादा शादी की तो टांगे तोड़ देंगे, 4 साल के लिए जेल में भेज देंगे। तो भैया मुसलमान को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो सबसे ज्यादा मुतासिर कोई हुआ, अफेक्टेड कम्युनिटी कोई है तो वो है हिंदू कम्युनिटी। और ये 85% लोग इसके ऑलरेडी अंदर में आते हैं जो हिंदू मैरिजेस एक्ट है, क्योंकि हिंदू का मतलब है, आपको मैंने बता दिया, सिख, बुद्ध, जैन और सनातनी और वैदिक व्यवस्था को मानने वाले लोग सब। तो हिंदू तो उसने आपने उसकी शादी में तोड़ दिया, उसका तो वैदिक लॉ ही कंसेप्ट हो गया। वो तलाक जानता ही नहीं था हिंदू 1956 से पहले, क्योंकि वो तो कहता था कि एक बार जब नारी और पुरुष मिल गए, ये इतना इतना पवित्र उसके लिए होता है कि ये सिर्फ एक, सॉरी टू से, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए संस्कार है। ये हमारे लिए एक इंसान के जो 4 संस्कार है उनमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। तो स्त्री के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज होती है, पुरुष के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि वो परिवार का, जीवन का निर्माण करता है। तो हमारे यहाँ शादी इज अ बिग 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 थिंग। चूंकि देखें 4 वर्ण में हमारे यहाँ हमको बांटा गया। सबसे पहला जो है हमारा है वो है सेलिबेसी, ठीक है ना, जिसमें कि आपको 25 साल तक अपने जीवन के कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ आपको ज्ञान के लिए वो रहना है, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आपने को फॉलो करना है। 25 साल तक ज्ञान लीजिए, 25 से 50 तक आप फिर गृहस्थ आश्रम में जाइए। गृहस्थी का मतलब कन्या से शादी कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए। 50 के बाद आप फिर जाइए संन्यास आश्रम में, यानी कि आप धीरे धीरे तैयार कीजिए कि अब आपका जवानी जा चुका है, अब मेंटली प्रिपेयर होइए कि अब आपको ये सब छोड़ना है, इनसे अब आसक्ति मत रखिए, कन्या से, पैसे से, धन से, यौवन से, किसी भी चीज से दूर जाइए। और 75 साल के बाद यानी धीरे धीरे काटना शुरू कीजिए, इकट्ठा तो काट नहीं दीजिएगा। और 75 के बाद तो आप वानप्रस्थ चले जाइए, छोड़ दीजिए ये सब, कहीं जाके जंगलों में अपना जहां पे हो वहां पे प्रभु की लीला कीजिए और प्रभु का ध्यान लगाइए। आपको अल्लाह का ध्यान लगाना है, अल्लाह का ध्यान लगाइए। और उसके बाद, ये कोई हिंदू के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए है। उसके बाद आप जो है जीवन को अंत कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिसका अधिकार लिया गया वो हिंदू कम्युनिटी है। उनको पॉलीगमी नहीं करने दी जाती जो वो करते थे। मुसलमान आज भी पॉलीगमी कह रहा है, तो हिंदू ज्यादा वो है, मुसलमान नहीं। तो अब समय है कि, अब एक समय था कि भाई नया नया भारत का डिवीजन हुआ था तो लोगों ने कहा कि भाई अभी मत करो, बाद में कर देना, क्योंकि अभी बेचारा डिवीजन हुआ है, ये देश में ठीक नहीं है। लेकिन अब कब तक चलेगा ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था, मुसलमानों को भी पता था, सबको पता था। टाइम टू इम्प्लीमेंट इट। जुडिशरी कह चुका है कि लाइए कई बार, तो लगना तो आई है इसको। जी बताएं। अभिषेक जी, जो डाटा सामने आया है कि 67.2% जो विमेन है, मुस्लिम विमेन है, वो यूसीसी के हक में है, तो आपको क्या लगता है कि अब वाकई ये मुस्लिम विमेन को भारत में ज्यादा एम्पावर करने वाला है? क्या बोलते हैं आप खुद विमेन है, आपको ये, आप तलाक है, तलाक किस ग्राउंड पे ये भी नहीं पता है। तलाक देने का आपको ग्राउंड पता है क्या? तलाक जिस मन में आ जाए पति के दे दो। स्त्री को खुला है, लेकिन वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा देंगे कि अब तुमको खुला नहीं देंगे। तो पॉइंट ये है कि आप खुद सोचिए कि क्या बच्ची की शादी 12-13 साल में होनी चाहिए? हो रहा है या नहीं हो रहा है वो प्रैक्टिस अलग चीज है, लेकिन क्या होना चाहिए? आप मानती है कि बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी 12-13 साल में कर देनी चाहिए, जैसे ही उनकी पीरियड शुरू हो क्या उनको शादी कर देना चाहिए? आप बताइए। तो ये कैसे आप रोकिएगा? इसको रोकने के लिए तो लॉ लाना पड़ेगा ना, वरना तो, चूंकि अगर वो रिलीजियस लॉ से जाएंगे तो रिलीजन में तो ये अलाउड है। अब बताइए क्या तरीका है? समाज, भाई आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी में रह रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी का पहला कंडीशन है कि उसके अंदर में आपकी संपूर्ण वो होनी चाहिए, जिसे लॉयल्टी, जो पार्लियामेंट्री लॉज जो भी कहेगा हम उसको आंख बंद करके मानेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण आप होता ही तब है जब आप रिलीजियस बुक में से पॉलिटिकल पावर निकाल लेते हो। इसी को सेक्युलराइजेशन कहते हैं। तो अगर आप सेक्युलर सोसाइटी में रहना चाहते हो, फिर आप आर्टिकल 44 का विरोध नहीं कर रहे हो, कर ही नहीं सकते। और अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको थियोक्रेसी में जाना पड़ेगा, आपको इस्लामिक राज्य में जाना पड़ेगा, आपको ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे लॉज में जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में ये असंभव है। जी बताएं। सही हो गया अभिषेक जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।
प्रोग्राम को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। खुदा हाफिज, बाय बाय, थैंक यू। खुदा हाफिज, आपके सभी दर्शकों को बाय, नमस्ते।